नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच ही सीमित नहीं हो सकती, विस्तृत एजेंडे पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन जुआन फुक के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। सरकार ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.53% हुई, मृत्यु दर में कमी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। This is the first Samvad happening at a critical moment of human history. Our actions today will shape the discourse in the coming times. This decade and beyond will belong to these societies that place a premium on learning and innovating together. It will be about nurturing bright young minds who will add value to the humanity in the times to come. भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए इस संवाद मंच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों से संबंधित एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकालय विभिन्न देशों के सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुस्तकालय न केवल साहित्य का भंडार होगा, बल्कि ये मानव, समाज और मनुष्य और प्रकृति के बीच अनुसंधान और संवाद का भी एक मंच होगा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के उद्देश्यों में ये भी शामिल होगा कि बुद्ध के संदेश हमारी समकालीन चुनौतियां जैसे गरीबी, जातिवाद, उग्रवाद, लिंग भेदभाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसे सहायक हो सकते हैं। इस संवाद के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे पृथ्वी पर सकारात्मकता, एकता और करुणा की भावना का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य एक साथ चलना है। श्री मोदी ने कहा कि ये वो समय है जब हमें अपने प्राचीन मूल्यों का स्मरण करते हुए आने वाले समय के लिए तैयारी करनी होगी। This is the best service we can do for our future generations. The essence of Samvad remains togetherness. Let Samvad bring out the best in us together. This is the time to draw upon our ancient values and prepare for the times to come. We must keep humanism at the core of our policies. We must make harmonious coexistence with nature at the central pillar of our existence. सम्मेलन से पूर्व अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है और इसने वैश्विक शांति, सद्भाव और भाईचारे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।
संवाद सम्मेलन में अहिंसा और लोकतंत्र की सकारात्मक परंपराओं पर आधारित एशिया के भविष्य निर्माण पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन युआन फुक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान दोनों नेता व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। 2020 से दोनों देशों ने उच्च स्तरीय आदान प्रदान बनाए रखा है। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थिक गोह थिंक इस वर्ष फरवरी में भारत आई थीं। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी। दोनों देशों के बीच स्थापित संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक इस वर्ष 25 अगस्त को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सहअध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 5 दशक में पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1964 में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है। इससे पहले किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करके सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केंद्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। हिंद मजदूर किसान समिति के एक शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और नए कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया। समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है। हिंद मजदूर किसान समिति 7वां किसान संगठन है जिसने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है। इससे पहले हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और अनुबंध कृषि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान मंडी में अपनी उपज बेचने से मुक्त हैं और वे देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं। वे तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों को कृषि कानूनों की विशेषताएं बता रहे थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लद्दाख सहित महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर तैनात सैन्य इकाइयों की आपूर्ति ठप्प करने का आरोप लगाया है। श्री राय ने कहा कि सरकार युक्तिसंगत मांगों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन निहित स्वार्थी तत्व किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विपक्षी दल देश का विकास नहीं चाहते, वे कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कल अयोध्या जिले के कुमारगंज में नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक किसान गोष्ठी में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की भलाई के लिए काम कर रही हैं।
महाराष्ट्र सरकार चालू खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लगातार खरीद कर रही है। इस मौसम में 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 413 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पिछले साल इस समय तक 337 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया था। कुल खरीद में 30 नवंबर तक अकेले पंजाब से 202,77,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। ये देश में कुल खरीद का 49.1% है। मौजूदा सीजन में 48,56,000 किसानों को एमएसपी के आधार पर 77,957 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए एमएसपी पर 1,95,899 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। इसके लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में 1,08,310 किसानों को 10 अरब 50 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। देश के 10 राज्यों में एमएसपी पर कपास की खरीद भी जारी है। इसके लिए 11,24,252 किसानों को 1 खरब 68 अरब 65 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच ही सीमित नहीं हो सकती, विस्तृत एजेंडे पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन युआन फुक के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। सरकार ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.53% हुई, मृत्यु दर में कमी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3.02% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,03,000 सक्रिय मामले हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है और ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,337 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,00,000 हो गई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लाख से अधिक जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 20 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षण जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही टीके को पेश किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर बुखार, दर्द जैसे मामूली प्रभाव हो सकता है। ये प्रभाव किसी भी टीके में हो सकता है। राज्यों से सुरक्षित कोविड-19 टीका वितरण के दौरान किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों,
तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवर योजना है, उसमें 900 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए। सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है। भारत सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है कि हमें हमारे देश के एक एक भारतवासी के प्राण की रक्षा करनी है और विशेष रूप से आज कोविड 2020 में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का विषय है। बिहार में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय वहां 4000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 584 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 599 नए मामले दर्ज हुए। अब तक राज्य में 2,40,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस बीच स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.44% तक पहुंच गई है। राज्य में बोधगया में विश्व विरासत स्थल महाविहार आज से दोबारा खुल गया है। ये सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। बोधगया मंदिर प्रबंधक समिति ने श्रद्धालुओं को 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये महाविहार कोविड महामारी के कारण इस वर्ष 23 मार्च से बंद था। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक राज्य में 2,16,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,274 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल 28,525 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें से 1,069 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अधिकतम कोविड पॉजिटिव केस 395 इंदौर में, 204 भोपाल और 38 ग्वालियर में है। प्रदेश में कल कोविड से 13 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,481 हो गई है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में आज कोविड के नए मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे आ गई है। कल 978 नए मामलों की पुष्टि होने से राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,98,996 हो गई है। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में जयपुर और जोधपुर जिलों में प्रतिदिन 1,000 केस रिपोर्ट हुए थे, जो अब घटकर 400 रह गए हैं। पिछले 20 दिनों में नए मरीजों की संख्या घटने के बावजूद पूरे राज्य के 30% से ज्यादा संक्रमित इन दोनों जिलों में मिल रहे हैं। इन दोनों जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में कल कुल जांचों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। राज्य में सभी जांचें RT-PCR तकनीक से की गई हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पुडुचेरी में पिछले कुछ दिनों से कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज संक्रमण के 14 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.46% है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की दर 1.66% है। त्रिपुरा में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 226 रह गई है और ठीक होने की दर में भी सुधार हुआ है। ये अब 98.17% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए और 22 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की कुल संख्या 377 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण के कुल 33,167 मामलों में से 32,538 लोग ठीक हो चुके हैं। मिजोरम में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। इस समय वहां 154 सक्रिय मामले हैं तथा स्वस्थ होने की दर भी बेहतर होकर 96.14% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 2 नए मामले मिले और 6 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक वहां 3,963 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस का खतरनाक रूप सामने आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की आज बैठक हो रही है। इसमें ब्रिटेन में कोरोना वायरस के दोबारा फैलने पर चर्चा होगी।
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एचओ फ्रिन के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। श्री फ्रिन संयुक्त निगरानी समूह के सदस्य भी हैं। इस बीच कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आने वाली विमान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपीय संघ की बैठक में आज नई चुनौती से निपटने के लिए ज्यादा समन्वित उपायों पर चर्चा होगी। वायरस का ये नया रूप लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बड़ी तेजी से फैला है। गुजरात सरकार उन शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। अहमदाबाद में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से गरीब लोगों को उनके घर पर ही चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीनदयाल क्लिनिक गीच बस्ती वाले शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोली जाएगी, जिसमें शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ओपीडी चलाई जाएगी। ऐसी क्लिनिक राज्य में हाल में कार्यरत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के अतिरिक्त होगी। ऐसी क्लिनिक द्वारा जरूरत पड़ने पर मरीजों को ज्यादा उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा। ऐसे क्लिनिक में निदान और उपचार निःशुल्क रहेगा। यह क्लिनिक राज्य के स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और म्यूनिसिपालिटी द्वारा मिलाकर चलाए जाएंगे। ऐसे दीनदयाल क्लिनिक से अत्यंत गरीब लोग जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं पहुंच सकता है, उसे स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम स्वच्छ भारत मिशन पर रिपोर्ट लाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने पर बहुत ध्यान दिया है और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में चलाया है। इस वर्ष 8 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव किया है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने कोविड-19 सहित बीमारियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, उनका सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया और इससे सैनिटेशन को काफी बढ़ावा मिला है। और जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कोविड महामारी हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता और सैनिटेशन, इन दोनों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जन भागीदारी ने स्वच्छ भारत मिशन को विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना दिया है। देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में स्वच्छ भारत अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 में इस अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अलावा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा 100% हो गया है, जो 2014 में केवल 38% के करीब था। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी लोगों ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। इस सफलता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की सराहना की है। यह अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जिसमें देश के गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस चरण में पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। इस चरण में खुले में शौच जाने से मुक्त स्थिति को पुख्ता करने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधाएं सभी के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल अपनी आजीविका के लिए ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी करें। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया।
आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रह्मण्यम भी शामिल हुए। ये 11वीं पूर्व बजट बैठक थी। इससे पहले वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट के बारे में वित्त और पूंजी बाजार के वरिष्ठ लोगों, शीर्ष उद्योगपतियों, उद्योग और वाणिज्य संघों तथा विशेषज्ञों के साथ बैठकें की थीं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विज्ञान को देश में एक सार्वजनिक आंदोलन बनाया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2020 के आयोजन से संबंधित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये उत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। विभिन्न चुनौतियों से निपटने में विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। श्री हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों का समर्थन करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हम कैसे आत्मनिर्भर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण शायद कोविड की जो जंग है उससे बड़ा नहीं है। कैसे वैज्ञानिकों ने, चाहे वो पीपीई किट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो नई नई दवाओं की डिस्कवरी हो, रीपर्पसिंग हो, चाहे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, और चाहे थोड़े समय में वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, इतने प्रकार के आयामों पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। इसी नाते प्रधानमंत्री जी ने जो वो कॉन्फिडेंस दिया आत्मनिर्भर भारत का, उसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना के टीके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के 6ठे संस्करण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसका आयोजन इस महीने की 22 से 25 तारीख तक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश के कारण खरीफ फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों का 6 स्तरीय केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। रमेश गंटा के नेतृत्व वाले इस दल में आरबी कौल, यशपाल, आरपी सिंह, तुषार व्यास और एसएस सहारे शामिल हैं। ये लोग कल औरंगाबाद पहुंचे। दल ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। दल ने आज औरंगाबाद, पाटन और गंगापुर तहसील के 9 गांवों का दौरा किया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के दौरे पर आए केंद्रीय दल ने आज औरंगाबाद में 9 गांव में जाकर वहां के किसानों के खेतों में प्रत्यक्ष जाकर स्थिति का ब्यौरा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जान ली तथा ये भी सुनिश्चित किया कि उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार की मदद मिली है या नहीं। सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई बारिश के कारण बीज तथा खाद का कितना नुकसान हुआ है। इस दल के साथ कल हुई बैठक में विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ने एक प्रेजेंटेशन की मदद से इस क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी केंद्रीय दल को दी थी। इस सर्वेक्षण के बाद ये दल अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। औरंगाबाद के बाद ये दल 26 दिसंबर तक राज्य के विदर्भ तथा पुणे विभाग में नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, सोलापुर और पुणे के गांवों का भी दौरा करेगा। महाराष्ट्र में इस साल मूसलाधार बारिश के कारण 37 लाख किसानों के 26 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खेती का नुकसान हुआ है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 0 से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कल्पा, मनाली और मंडी में भी तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने हाल में उत्तरी सब सेक्टर की अग्रिम चौकियों का दौरा करके वहां चौकियों पर तैयारी तथा शीतकाल के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात जवानों से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर बातचीत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच ही सीमित नहीं हो सकती, विस्तृत एजेंडे पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन जुआन फुक के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। सरकार ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.53% हुई, मृत्यु दर में कमी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।